इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक चल रही है। तो 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का किया जा रहा अभिनंदन। तो सीएम साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हो गई है। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक चल रही है, जिसमें 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का अभिनंदन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर जीत हासिल की है और इसी को लेकर यह बैठक चल रही है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस बैठक में मौजूद हैं। तो आइए इस खबर पर मेरे सहयोगी खोमन साहू मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खोमन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 10 सीटें जीतने पर सदस्यों का अभिनंदन किया जा रहा है। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर राधा, विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत के बाद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की और 10 सांसद जीत कर सामने आ, और यही कारण कि चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक रखी गई है। जो नए सांसद चुन कर आए, 8 ऐसे नए सांसद जो चुन कर आए हैं, तो उनको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दूसरे से परिचय करा रहे हैं। इसके अलावा जो संगठन महामंत्री है पवन साय की बात की जाए या उज्ज्वल की बात की जाए, तो ऐसे जो संगठन के, सत्ता के तमाम लोग मौजूद हैं बैठक में अलग अलग तरीके से जो परिचय कराया जा रहा है। जो जीत कर आए हैं सांसद, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। आगामी किस तरीके से काम करना है आने वाले दिनों में, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है राधा, उस पर कैसे काम करना है, कैसे क्षेत्र की जो आवाज़ है उसको उठाना है, कैसे संसद में कैसे कैसे प्रश्न लगाए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर समझा जा सकता है 10 सांसद जीतकर सामने आए भारतीय जनता पार्टी का, और यही कारण है कि जो किस तरीके से सांसदों को अपने आचार व्यवहार में लाना चाहिए, जनता के बीच जब जाएंगे तो उस पर किस तरीके से जो केंद्र सरकार की योजना है उसको कैसे बताने का प्रयास करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर राधा विस्तार से बातचीत हो रही है। और मुख्यमंत्री एक एक सांसद को परिचय करा रहे हैं और एक एक सांसद को समझाते हुए नजर आ रहे हैं राधा। बिल्कुल, तो एक एक सांसद को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका परिचय करा रहे हैं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए खोमन आपका शुक्रिया। तो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीट जीतकर अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों में प्रचार किया। उसे लोकसभा सीटों में भाजपा के उम्मीदवारों ने 50,000 से ज्यादा वोट की लीड हासिल की है। तो वहीं जहां पर कांग्रेस के राहुल गांधी ने प्रचार किया, तो वहां पर कांग्रेस के दिग्गज हजारों वोटों से हार गए हैं। तो बस्तर में भाजपा 55,245 वोटों से जीती है। तो 24 अप्रैल को पीएम ने जांजगीर में प्रचार प्रसार किया था। जांजगीर चांपा ने भाजपा 60,000 वोटों से जीती है। तो 25 अप्रैल को पीएम ने सरगुजा में प्रचार प्रसार किया था और देखा गया है जिन सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया था वहां पर बीजेपी को अच्छी बहुमत मिली है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, जिन सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार प्रसार किया था वहां पर बीजेपी को काफी अच्छी बढ़त मिली है और उसी का नतीजा देखा गया है कि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिली छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल राधा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर चला है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद में ये कहा जा रहा था कि मोदी की गारंटी को पूरा करके विष्णु का सुशासन लाया जाएगा, और उसी सुशासन के अनुकूल जो है वो परिणाम दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनावों की मैं बात करता हूँ, तब बीजेपी को जो है वो 9 सांसद मिले थे, 9 सांसद जीते थे। लेकिन इस बार के चुनाव पर 10 सांसद जीत के आए हैं और 1 सांसद जो हारे हैं उनके बीच में भी मार्जिन कम था। तो ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए, और जो सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया था, उन्होंने बस्तर पे प्रचार किया था, अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, वहां पर 55,000 की ज्यादा की लीड से महेश कश्यप जीत कर आए हैं। सरगुजा पे उन्होंने प्रचार किया था, सरगुजा पे भी 50,000 की ज्यादा की लीड से चिंतामणि महाराज जीत कर आए हैं। इसके अलावा जांजगीर चांपा हॉट सीट, जांजगीर चांपा में भी जो कमलेश जांगड़े है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थी, वो 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत कर आई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि जिन
जिन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया था वहां पर हजारों की लीड से वहां के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। लेकिन इसकी तरफ अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी ने जिन जिन सीटों पर सभा की थी वो सीटों पर कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो हार गए हैं। बिलासपुर की मैं बात करता हूं तो बिलासपुर पे देवेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया था, तो वहां पे कई लाख वोटों से जो है वहां के प्रत्याशी जो है वो हार गए हैं। इसके अलावा सिर्फ कोरबा को छोड़ दिया जाए, कोरबा पे क्योंकि प्रियंका गांधी ने प्रचार किया था तो कोरबा सीट को कांग्रेस बचाने में सफल रही थी। लेकिन इसकी ओर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें तो वो लोग जो केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में जिन जिन सीटों पर प्रचार किया था वहां बड़ी लीड से 50,000 की ज्यादा से लीड से जो है वो प्रत्याशी जीत कर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, क्योंकि जहां पे देखा गया जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी में खुद प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह हो, जहां जहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया वहां बीजेपी को बढ़त मिली, तो वहीं राहुल का मैजिक जो है प्रदेश में फेल होता हुआ दिखाई दिया। और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए रोहित आपका शुक्रिया। तो चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक होने जा रही है और जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि बैठक में सभी सीटों की समीक्षा होनी है। वहीं मोदी सरकार की नई कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के सांसदों को मंत्री बनाने पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि जितने लोगों को कैबिनेट में जगह मिले उतना अच्छा है, तो इससे प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो वहीं आचार संहिता हटने के बाद से विजय शर्मा ने सरकारी कामों में तेजी लाने की बात कही है। तो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आचार संहिता हटते ही सभी विभागों में साय काम शुरू हो जाएगा। सीटों की समीक्षा होगी, जीत की भी हार की भी, और कहीं विधानसभाओं में पीछे रह गए हैं उनकी भी समीक्षा होगी। इन सब बातों की, कुल वोट परसेंटेज हमारा कितना हुआ, सारी बातों की समीक्षा बड़ी तकनीकी तौर पर बहुत वैज्ञानिक ढंग से भाजपा में किया जाता है। कल का ही तो मसला है, कल आचार संहिता समाप्त होगी, परसों से धड़ाधड़ सब कुछ शुरू हो जाएगा, साए काम चलेगा। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी को सबसे कम वोटों से जीत हासिल हुई है। बीजेपी के भोजराज नाग ने कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को 1884 वोटों से हराया है। तो विस्तार न्यूज से खास बातचीत में भोजराज नाग ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बस्तर की आवाज को भोजराज नाग जो है बुलंद करने वाले हैं कांकेर के नवनिर्वाचित सांसद मेरे साथ हैं भोजराज नाग जी। नाग जी, जीत तो गए लेकिन कहीं मलाल तो नहीं रहेगा कि कम वोटों से जीत गए? इसमें कोई मलाल का सवाल नहीं है, जो जीता वही सिकंदर। क्या प्राथमिकता रहने वाली है आपकी? हमारी प्राथमिकता तो यही होगा कि जो क्षेत्र की जनता है उनको हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, ये योजनाओं का सभी का लाभ मिले प्रत्येक व्यक्ति को। हमारा अंदरूनी क्षेत्र है, बस्तर का क्षेत्र है, सारे क्षेत्र में तेजी से विकास हो, ये हमारा प्राथमिकता है। नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है भोजराज नाग जी, आप उसी क्षेत्र से आते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी छत्तीसगढ़ में जब से बनी है तब से परिणाम दिखाई दे रहा है, इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। अंदरूनी इलाकों में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई भी विकास की योजना आज तक नहीं पहुंचाई। हमारी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का विजन है। नरेंद्र मोदी जी की सोच, तमाम योजनाओं के माध्यम से हम अंदरूनी इलाके का विकास करेंगे। ये 400 पार का नारा आप लोगों ने दिया था, कहीं दुख तो नहीं हो रहा कि 400 पार नहीं हो पाए यार इस बार? नहीं, इसमें दुख की कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी भी हमारी सरकार बन रही है, हम शपथ ग्रहण में जा रहे हैं। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे थे, हार का सामना करना पड़ा, आखिर क्यों हार गए कांग्रेस के नेता, क्या लगता है आपको? कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग शोषण करने वाले लोग हैं, लंबे समय तक सरकार में रहे लेकिन कभी इन्होंने आदिवासी के बारे में नहीं सोचा, गरीब के बारे में नहीं सोचा, किसान के बारे में नहीं सोचा, महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचा, अपने पार्टी के लिए सोचा, अपना पेटी और तिजोरी भरने का काम किया। और आज जब जनता शिक्षित हो गई है, समझदार हो गई है, तो कांग्रेस का साथ छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। भोजराज नाग जी हैं, कांकेर के नवनिर्वाचित सांसद हैं, कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का झंडा भी बुलंद करेंगे और बूढ़ा देव का भी झंडा बुलंद करने वाले हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो वहीं बिलासपुर सीट से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू ने
बिलासा देवी एयरपोर्ट को अंतर्राज्य हवाई अड्डे का दर्जा दिलाने की बात कही है। तोखन साहू ने लोकसभा चुनाव में जीत और क्षेत्र के समस्याओं को लेकर विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए। बिलासपुर संसदीय सीट एक ऐसी सीट है जो हाई प्रोफाइल है और पूरे देश की नजर इस सीट पर थी। तब के विधायक और अब के सांसद तोखन साहू जी हैं हमारे साथ में। तोखन साहू जी, बताइए ये जो चुनाव है लोकसभा का, वो कितना महत्वपूर्ण और चुनौती भरा रहा आपके लिए? लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण तो होता ही है और आम जनता को लोकतंत्र के इस चुनाव में सबको भाग लेनी चाहिए। मेरे लिए ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। इसके लिए मैं अपने प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात चुनौतियों की, तो कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा जब घोषणा की गई, प्रत्याशी का घोषणा किया गया, तब से एक तरह से खाना पूर्ति ही था। कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसका विरोध करते रहे कि ये बाहरी प्रत्याशी है जिनका कोयला घोटाला, शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिनका केस दर्ज है। तो एक तरह से खाना पूर्ति था, चुनौतियाँ कहीं भी नहीं था। एक सवाल जो है अब केंद्र की सत्ता को लेकर है। 10 सांसद मतलब क्षेत्र से जाने वाले हैं। मंत्रिमंडल में स्थान को लेकर यदि आपको कहीं कोई ऐसा मिलता है संगठन से, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या कुछ ऐसा चल रहा हो संगठन में जो आप तक पहुंचा हो बात? भैया, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं केंद्र की मंत्री बनने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बड़ी बात है कि बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की समस्त मतदाता, हाँ, आप सबका सहयोग मिला, स्नेह मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। ये मेरे लिए एक बड़ी गौरव की बात है और पार्टी जो भी मुझे दायित्व सौंपेंगे उसे मैं बहुत ईमानदारी के साथ पूरा करने का प्रयास करूँगा। तो ये थे तोखन साहू जी, बिलासपुर के सांसद, और बहुत ही सरल और सहज, जिन्होंने मुखर होकर विस्तार न्यूज के सारे सवालों का जवाब दिया। बड़ी ही साफ गोई से उन्होंने कहा कि केंद्र में जगह मिलने लायक फिलहाल तो वो सोचते नहीं है और छोटे प्रत्याशी और एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में कार्य कर रहे हैं। देखना होगा आगे कि केंद्र उनके लिए क्या सोच कर रखा है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। तो बस्तर लोकसभा सीट पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान गरमाया रहा। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा अपने विवादित बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में छाए रहे थे। इस सीट से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को भाजपा के महेश कश्यप ने 55,000 से अधिक वोटों से हराया है। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में महेश कश्यप ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बस्तर की आवाज को अब संसद में बुलंद करने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवनिर्वाचित सांसद हैं बस्तर के महेश कश्यप जी, उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार आपने दादी को हरा ही दिया जी। बस्तर के आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी का परिणाम है। हमारे बस्तर के जागरूक मतदाताओं का जागरूकता का परिणाम है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता का सक्रियता और उनके परिश्रमों का परिणाम है कि डॉक्टर कवासी लखमा दादी को लोकसभा चुनाव में हमने बुरी तरह से हराया है और खासकर उनके विधानसभा क्षेत्र से भी वो पहली बार उनको हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए वो हॉस्पिटल भी चले गए। देखिए, दादी अपने आप को जो सर्वे सर्वा और अजय नेता बताने वाले, क्योंकि लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि दादी क्या है, क्योंकि दादी के कारण हमारे बहुत सारे बस्तर के छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं का शहादत होना पड़ा जन्म कांड में। और आज नक्सल समस्या का अगर कोई जिम्मेदार है तो दादी जैसे लोग हैं, जिसके चलते रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं से वहाँ के लोग वंचित होना पड़ रहा है और उनका बयानबाजी के चलते वहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था और बस्तर का छवि पूरे देश में धूमिल हो रहा था। बस्तर के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और कवासी लखमा जैसे लोगों को ऐसा ही सबक मिलने वाला है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2-3 वर्ष के अंदर हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के स्टेशनों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन का भी जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा स्टेशन के अंदर की तमाम सुविधाओं को भी स्मार्ट करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
रायपुर के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि स्टेशन के अंदर स्मार्ट कुली भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा टिकट की समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो रेल मार्गों का अपग्रेडेशन का काम भी किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रायपुर रेल डिवीजन को अपने नए सीनियर डीसीएम मिल गए हैं। अवधेश त्रिवेदी अब जिम्मेदारी संभालेंगे और कई जगहों पर काम करके आए हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की रेल लाइन और रेल नेटवर्क को बकायदा बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, जब कोई भी आता है तो उसके पास एक विजन होता है। सर, आपका विजन मैं जानना चाहता हूं, क्या विजन है सर? सबसे पहले तो धन्यवाद। एज सीनियर डीसीएम रायपुर कुछ मेरी जो प्रायोरिटी एरियाज हैं, सबसे पहले तो चूंकि ये डिजिटल एज का ज़माना है, तो पब्लिक को कम से कम असुविधा हो और आसानी से वो रेलवे की समस्त सुविधाओं का उपयोग कर सके, उनको उससे उनका जीवन आसान हो सके। इसे हम डिजिटाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिसमें MUTS और PRS, मतलब इसमें क्या है, मोबाइल UTS जो अनरिजर्व टिकटिंग्स होती है उसको भी स्टेशन प्रीमाइसेस और उसके आसपास या ट्रेन में ट्रैवल करने के दौरान लोग इंटरनेट का उपयोग करके या इस ऐप का उपयोग करके टिकट बुक कर सकें और उनको लंबी लाइंस में ना लगना पड़े। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और जल्दी वो कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए जो भी नेटवर्क की स्ट्रेंथनिंग है उसका कार्य ऑलरेडी चल रहा है और अगले 10 से 15 दिन में कार्य पूरी तरीके से हो जाएगा और लोगों ने ऑलरेडी इसकी सुविधा लेना शुरू कर दिया है। और एक छोटा सा हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो हमारे स्टेशन पर सहायक अर्थात जो कुली भाई होते हैं हमारे, तो उनको कैसे हम मेन स्ट्रीम में ला सके, कैसे उनकी ऑनलाइन बुकिंग, जिससे एक तरफ तो उनको कम से कम समय स्टेशन पर व्यतीत करना पड़े, आइडल कम बैठे, और जो पब्लिक जो ट्रेन में ट्रैवल कर रही है, जो रायपुर गंतव्य तक पहुंचती है या घर से जो लोग निकलना चाहते हैं, तो घर से निकलने से पहले ही या रायपुर स्टेशन पहुंचने से पहले ही वो कुलीज की बुकिंग कर सकें। इस तरीके से एक ऑनलाइन सिस्टम हम देने के प्रयास कर रहे हैं। फाइनली, जैसे एक चीज मुझे और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं तो जो वर्तमान में जो व्यवस्था होती है उसमें थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन आता है, तो थोड़ी बहुत असुविधाएं आएंगी, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि जैसे ही अगर किसी स्टेशन पे डेवलपमेंट का हम कोई काम शुरू कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग टूटती है तो उस या कोई पानी की या अन्य इस तरीके की कोई फैसिलिटीज अगर टूट रही हैं या हटाई जा रही हैं, तो उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था हम पैरेलल व्यवस्था हम सुनिश्चित करें। देखिए, अवधेश कुमार त्रिवेदी जी हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि स्टेशन तो स्मार्ट बनेगा ही, लेकिन उनके अंदर जो सुविधाएं हैं वो आने वाले समय पे स्मार्ट दिखाई देंगी। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। अलीराजपुर के काठीवाड़ा से नूरजहां की प्रसिद्धि के बाद से अब एक और आम की कहानी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि इस आम को दिल का आम भी कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद नगर के एक व्यापारी द्वारा किसान से खरीदा गया आम कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस आम का आकार दिल के शेप में है और आम का वजन करीब 250 ग्राम है। अंबिकापुर में महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखा और बरगद पेड़ के नीचे पहुंचकर पूजा पाठ की और सदा सुहागन बने रहने की कामना की। बरगद पेड़ों के नीचे सुबह से ही पूजा पाठ के लिए महिलाओं की भीड़ पहुंचनी शुरू हो गई थी और महिलाओं ने इस दौरान एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सदा सुहागन रहने की कामना भी की है। जांजगीर चांपा के बहेराडीह गांव में स्थित कृष्णा इंडस्ट्रीज से ग्रामीण काफी परेशान हैं। लोगों ने इंडस्ट्रीज के प्रदूषण से परेशान होकर विरोध जताया है। आपको बता दें कि सिलिकोसिस बीमारी से गांव में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों की माने तो प्रदूषण और मशीनों की तेज आवाज की शिकायत काफी बार की गई, परंतु अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। आगे कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन तेज होगा और साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है।
से बहुत परेशानी है, धूल में पानी में सब जम जाते, पेड़ पौधा में बीमारी हो, सांस से अंदर जाते और आवाज़ से भी हमारे बहुत परेशानी है। आवाज़ लड़का पढ़ा थे तो मतलब डिस्टर्ब होते, बच्चा मतलब पढ़ाई में और सिलिकोसिस बीमारी से भी मौत होते। हमारे गांव में सिलिकोसिस बीमारी से मौत भी हो गई है और एक पीड़ित भी है। एक से हम देखत भी हन, तो बोलत भी हन कि बार बार कि बंद करा दूसरा काम कर ले, लेकिन नहीं माना थे सेठ। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद वो इस उद्योग की जो शिकायत है उसको संज्ञान में लेंगे और क्षेत्र हित में, जनहित में और पर्यावरण के हित में वो कोई उचित कदम उठाएंगे। इसके बाद भी प्रशासन नहीं जागी तो क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के जनता हजारों की संख्या में हम लोग आमरण अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो सिलिकोसिस बीमारी से गांव में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कृष्णा इंडस्ट्रीज से ग्रामीण काफी परेशान हैं। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी की बड़ी बैठक, अमित शाह और राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं भाजपा के सभी बड़े नेताओं के साथ ये बैठक चल रही है। तो नई सरकार बनाने और शपथ ग्रहण को लेकर बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि नड्डा, शाह और राजनाथ सिंह को सहयोगियों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह को सहयोगियों से बात करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी की अहम बैठक चल रही है और ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अमृत जुड़ चुके हैं। अमृत, इस समय जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक चल रही है, इसमें नड्डा, शाह और राजनाथ सिंह के सहयोगियों से बात करने की उनको जो है जिम्मेदारी दी गई है। आप उनके घर के बाहर मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अमृत? जी बिल्कुल, मैं जेपी नड्डा के आवास के ठीक सामने ही मौजूद हूँ और यहाँ पे पूरे मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। एक एक करके नेता अंदर जा रहे हैं। अभी अभी चूंकि बैठक जो है 2.5 घंटे से ऊपर की हो चुकी है। सबसे पहले बैठक में जो शरीक हुए थे वो जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह थे। इन तीनों की एक बैठक हुई। उसके बाद दत्तात्रेय हसबोले भी बैठे थे, बैठक के हिस्सा बने थे। बाद में जो आपको बता दें कि इस बैठक में एक एक करके विनोद तावड़े, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए हैं। अब इनके साथ भी बैठक जो है वो दूसरे दौर की चल रही है, एक तरह से कहा जाए। इसके पहले की जो बैठक थी, उसके बाद जो बैठक में शामिल होने के बाद राजनाथ सिंह जो हैं तकरीबन 2 घंटे की बैठक के बाद अब बाहर निकल गए हैं जेपी नड्डा के आवास से और बाकी नेताओं की भी बैठक चल रही है। आपको बता दूं कि बैठक का जो अहम बिंदु है, पॉइंट है, वो 2-3 मसलों को लेकर के खास तौर पर है। एक तो ये है कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर के है, जिसके बारे में एक अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो 8 तारीख को जून को शपथ लेने वाले थे, हो सकता है कि वो तारीख अब टल जाएगी और 9 जून को वो शपथ ले, क्योंकि जो विदेशी डेलीगेट से जो मेहमान हैं जो आने वाले हैं उनकी तारीखों को लेकर कुछ पेच फंस रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए के सहयोगी घटक दल हैं उनके साथ समन्वय कैसे बनाया जाए, मुद्दों को लेकर कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा कि जेडीयू की तरफ से एक पासा फेंका गया है जिसमें यह कहा गया है कि वो अग्निवीर योजना का समर्थन नहीं करते, उस पर विचार होना चाहिए। साथ ही साथ यूसीसी यानी कि जो है एक कहा जाए समान नागरिक संहिता को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि हमारा पुराना ही स्टैंड है, इस पर व्यापक स्तर पर बातचीत हो। हालांकि उन्होंने एक राहत जरूर दी है भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने ये कहा है कि देखिए हम एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हैं। तो इसी तरह के कई ऐसे एजेंडे हैं, मुद्दे हैं जिनके ऊपर एक सहमति और समन्वय बनाने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है, उसको लेकर के बातचीत चल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन पहलुओं पे बातचीत के अलावा ये भी कोशिश है कि जो मंत्रालयों का बंटवारा होगा वो किस तरह से होगा, जो सहयोगी दल जिसकी डिमांड करें उसको किस हद तक भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी, और जब सरकार बनेगी तो उसको चलाने में क्या क्या जो पेचीदगियां उसको अभी से कम किया जाए, यानी कि लेस फ्रिक्शन वाली सरकार हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते रहे हैं कि उनकी जो सरकार है एक मोस्ट एफिशिएंट गवर्नमेंट बनाने की होती है, बहुत लेंदी गवर्नमेंट बनाने की नहीं होती, यानी कि मंत्रालयों की संख्या ज्यादा ना हो, कम हो, ठोस हो और काम जो है वो सुचारू रूप से होता रहे, टाइम टू टाइम होता रहे। बिल्कुल
अमृत, बीजेपी के आगे मुश्किलें तो हैं ही, लेकिन इसी बीच आरएसएस के नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं, तो उनके इस बैठक में शामिल होने के क्या मायने हैं? एक बार विस्तार न्यूज के दर्शकों को जरूर समझाइए। देखिए, इस बैठक को लेकर के अभी खास पुष्टि नहीं है। इसको हम जो वाजिब तौर पे नहीं कह सकते कि उनकी मौजूदगी और इन तमाम बैठकों में वो कोई फैसला ले रहे हैं या बैठक में कोई डिसीजन मेकर हैं, ये बात सामने आई है। अभी निश्चित तौर पे बतौर विस्तार न्यूज़ हमने उनको भी अपने आंखों से नहीं देखा है कि वो वहाँ बैठक में मौजूद थे और क्या क्या उनसे बातचीत हुई है, लेकिन जिन नेताओं के मैंने अभी तक नाम गिनाए हैं वो ज़रूर मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, ये बात है कि आरएसएस का एक जो है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो भी एक नीति निर्धारित होती है भारतीय जनता पार्टी की, उनका उसमें एक जो है एक दिशा निर्देश जरूर होता है और उसी को जो है फॉलो करने की जो है कहा जाए कि गाइडलाइंस पे भारतीय जनता पार्टी चलती भी है एक तरह से। तो उसी चीज़ के मद्देनज़र हो सकता है कि इस बैठक का कोई एक मतलब निकाला जाए कि संगठन स्तर पे पार्टी क्या सोचती है, संघ क्या सोचता है, उसको इसमें इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है अमृत, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। जैसे ही बैठक खत्म होगी हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति से मिलेंगे चुनाव आयोग। जो है शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेगा। राष्ट्रपति को नए सांसदों के नाम की सूची सौंपी जाएगी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सौंपेंगे सूची, तो वहीं आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति को देंगे इस बात की जानकारी कि सबसे बड़ी पार्टी या फिर गठबंधन कौन है जिसके पास बहुमत है और कौन सरकार बनाने का दावा कर रहा है। तो राष्ट्रपति उस पार्टी या फिर गठबंधन को देगी सरकार बनाने का न्योता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेगा चुनाव आयोग। तो वहीं राष्ट्रपति को नए सांसदों के नाम की सूची सौंपी जाएगी और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ये सूची सौंपेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहें विस्तार न्यूज।